नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फुल वेव ब्रीज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर्ली लोड के बारे में बात करेंगे। आप लोड को ध्यान दीजिएगा। आर एल ई मीन्स वो लोड जिसमें रेसिस्टेंस लो वैल्यू, इंडक्टेंस हाई वैल्यू और साथ में हमने एक बैटरी यानी बैक ईएमएफ लिया है जिसकी मैग्नीट्यूड हमने ई ली है। तो आर्ली लोड है, इसको हम B2 रेक्टिफायर भी बोलते हैं विथ आर्ली लोड। अब इस आर्ली लोड के आने से थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होगा बच्चों। वैसे हम आर लोड के लिए भी बना सकते थे, आरएल के लिए भी बना सकते थे। तो आइए हम पहले आर्ली लोड के बारे में समझते हैं, फिर एज पर नीड हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जब हम ब्रीज रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हम ब्रीज बनाएंगे। और ब्रीज के लिए मिनिमम कितने रेक्टिफायर्स की जरूरत, कितने थारिस्टर्स की जरूरत है बच्चों? 4। तो 4 थारिस्टर्स हमने लिए, चारों के नाम है T1, T2, T3 एंड T4। और T1, T2, T3, T4 को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है बच्चों कि फर्स्ट वाले आर्म्स में 2 थारिस्टर्स होंगे T1, T3 और सेकंड वाले आर्म्स में 2 थारिस्टर होंगे T4, T2। बहुत से स्टूडेंट के मन में ऐसा होता है कि सर आपने ये सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं किया, T1 के बाद T2 क्यों नहीं किया, T3, T4 क्यों नहीं किया? कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आएगी कि अगर आपने किसी बुक से रटा हुआ होगा तो T1, T2 की जगह पे T3, T4 आप लिख देंगे तो आपका जो एग्जैक्ट एनालिसिस होगा वो गलत आएगा। तो ऐसे हैबिट पे होता है कि हम T1, T2 को एक साथ कंडक्ट कराते हैं, T3, T4 को एक साथ कंडक्ट कराते हैं। इसीलिए हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक बार में T1, T2 साथ में काम करे और दूसरी बार में T2, T3 और T4 साथ में काम करे। इसीलिए हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों, हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है Vs और इस Vs की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आप सब बताएंगे मुझे। दैट विल बी Vm sin ओमेगा टी। बच्चों, लोड कौन सा है? आर एल ई लोड है। तो मैंने लोड लगा दिया, लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस और ईएमएफ ई। इस लोड का क्रॉस वोल्टेज में मान लेता हूँ दैट इज वी नॉट, और इस लोड का क्रॉस करंट जो फ्लो होगा दैट इज आई नॉट। तो आइए बच्चों अब इसकी वर्किंग समझते हैं। तो ये मिड पॉइंट कन्वर्टर से डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट बच्चों? क्योंकि मिड पॉइंट कन्वर्टर में हमने सिंगल थारिस्टर लिया, यहाँ हमने एक से ज्यादा थारिस्टर एक बार में कंडक्ट कराएंगे। तो इसकी प्रॉब्लम्स भी होंगे बच्चों। प्रॉब्लम्स कैसे? मल्टीपल थारिस्टर्स तो मल्टीपल गेट ट्रिगरिंग देना पड़ेगा। मल्टीपल थारिस्टर तो प्रॉब्लम होगी, हिट लॉस भी ज्यादा होगा, लेकिन बेनिफिट्स ये है बच्चों कि इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो एक बार में कौन कौन से थारिस्टर कंडक्ट करेंगे बच्चों? तो पहले जो फर्स्ट फेज केस होगा, तो अगर केस 1 में लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने केस 1 ले लिया, तो केस 1 में मेरा थारिस्टर पहले काम करेगा T1 और T2। T1, T2 कब से कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा बच्चों? वेवफॉर्म देख के आप बता सकते हैं। और आगे भी हम पढ़ेंगे अल्फा से लेके कहाँ तक काम करेगा बच्चों? पाई प्लस अल्फा तक। वो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मेरा पॉजिटिव साइकिल आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ ए होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो जब ए टर्मिनल पॉजिटिव होगा, बी टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो आप देख के खुद ही बता सकते हैं बच्चों। एनोड को जब पॉजिटिव देते हैं, कैथोड को नेगेटिव, तो कहलाता है फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे कौन सा एनोड से कनेक्टेड है? तो T1 का एनोड कनेक्टेड है ए से, और T1 और T3 का जो कैथोड है वो कनेक्टेड है ए से। तो हमने T1 के एनोड को दिया पॉजिटिव और T3 के कैथोड को दिया, तो T1 क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड बायस। और T3 क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। कौन से साइकिल में बच्चों? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में। आप यहाँ लिख सकते हैं कौन से साइकिल में? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो देखिएगा यहाँ पे आप T1 इस ए पॉइंट के पॉजिटिव होने से हमारा T1 कंडक्ट हो रहा है फॉरवर्ड बायस में। सिमिलरली बच्चों, यहाँ बी के पास नेगेटिव आया, तो देखिए यहाँ कैथोड को नेगेटिव देंगे तो क्या होगा? वो फॉरवर्ड बायस। तो आप देख पा रहे होंगे T2 के कैथोड से क्या कनेक्टेड है? नेगेटिव। तो T2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो बच्चों, यहाँ पे दो थारिस्टर्स T1, T2 फॉरवर्ड बायस में जा रहे हैं, यानी वो कंडक्ट करेंगे इस कंडीशन में। और दो थारिस्टर जो है T3 एंड T4 वो रिवर्स बायस में जा रहे हैं, तो इसलिए वो उस कंडीशन में ऑफ रहेंगे जब तक मेरा T1, T2 ऑन रहेगा। अब बच्चों सेम ऐसे ही नेगेटिव साइकिल में जब आएंगे, तो नेगेटिव साइकिल में ए क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव, और बी क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव किसको देंगे तो फॉरवर्ड बायस होगा? कैथोड को। तो अभी T3 का कैथोड कनेक्टेड होगा नेगेटिव से, तो T3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यानी केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ। केस 2 में कौन सा साइकिल होगा बच्चों? नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मेरा T3 एंड T4 क्या हो रहे हैं बच्चों? फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। और
जो मेरा T1 एंड T2 है वो इस कंडीशन में क्या रहेगा बच्चों, रिवर्स बायस रहेगा, मतलब ऑफ मोड में रहेगा, और ये ऑन हो सकता है। ऑन लेकिन कब होगा बच्चों, जब हम गेट से ट्रिगरिंग करेंगे। तो आपने आई होप समझ लिया होगा कि कैसे ब्रीज रेक्टिफायर में दो थारिस्टर्स एक बार में काम करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 T2 साथ में काम करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 T4 साथ में काम करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों गेट ट्रिगरिंग का। तो स्वाभाविक है, मेरा डिवाइस फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन उस मोड को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को कंडक्शन मोड में लाने के लिए हमें अलग अलग गेट ट्रिगरिंग करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए IG1, इसके लिए गेट करंट IG2 दूंगा। सिमिलरली इसके लिए गेट करंट क्या होगा बच्चों, IG4, और इसके लिए गेट करंट क्या होगा, IG3। तो मैं यहाँ गेट पल्सेस देना स्टार्ट करूंगा, तब जाके ट्रिगरिंग स्टार्ट होगी। अब हम बच्चों बात करेंगे कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या अपीयर होगा। तो जब मेरा दो थारिस्टर्स यानी T1 और T2 काम करेंगे, तो उस कंडीशन में आप सर्किट का वेवफॉर्म देख सकते हैं। ये दोनों थारिस्टर्स काम कर रहे हैं, यानी T1 शॉर्ट सर्किट में है। आप इसको देखिए, ये रिवर्स बायस है, मतलब ओपन सर्किट हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, T3। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, जो T4 है बच्चों वो क्या रहेगा, मेरा रिवर्स बायस रहेगा, यानी ऑफ मोड में रहेगा। और जो T2 है मेरा वो क्या रहेगा, T2 जो है वो शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि कंडक्शन कर रहा है। तो ये मेरा, ये देखिए यहाँ से ये मैंने सप्लाई से इनको कनेक्शन किया है, और ये मेरा सप्लाई जुड़ गया बच्चों। अब लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे लोड है कनेक्टेड। कौन सा लोड है बच्चों, RL और E। आपको याद होगा, जब लोड RLE होता है तो हमें बैटरी का EMF तो हमेशा मिलता ही है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सर्किट कैसे पूरा होगा बच्चों। ये करंट जाएगा ऐसे, इस लोड के थ्रू पास होगा, वापस इस T2 से आएगा, और वापस करंट घूम के ऐसे सर्किट को पूरा कर लेगा। इसी तरीके से हम T3 T4 यानी नेगेटिव साइकिल का भी कंडक्शन बना के देख सकते हैं कि कैसे जब T3 T4 काम करेंगे तो उस कंडीशन में मुझे वोल्टेज मिलेगा। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों यहाँ आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा। तो जो V0 का वोल्टेज होगा सेम वही वोल्टेज मिलेगा जो कौन सा होगा बच्चों, सप्लाई वोल्टेज, यानी V0 इक्वल टू क्या मिलेगा, VS। तो अब वेवफॉर्म से देख लीजिए बच्चों, हमने सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज लिया, दैट इज VS। हमने बैटरी का EMF लिया, लोड का EMF E, तो E को मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। E की अपनी एक एम्पलीट्यूड होगी। ये VS है, ये VAN VBN मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव आप साइकिल इसका मिरर इमेज आप देख सके। मैं यहाँ गेट पल्सेस यूज कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे गेट पल्सेस किसको किसको दूंगा बच्चों, तो यहाँ पे गेट पल्स में दूंगा, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा। यहाँ मैं दूंगा T1 एंड T2 को गेट पल्स, यानी यहाँ मैं दूंगा IG1 और IG2। कितने में एंगल पे दूंगा बच्चों, अल्फा एंगल पे। फिर अल्फा से लेके पाई, फिर अगला क्या होगा, पाई प्लस अल्फा। अब पाई प्लस अल्फा पे किसका किसका कंडक्शन होगा बच्चों, T3 T4 का। तो यहाँ पे किसको दूंगा बच्चों, IG3 और IG4। वैसे ही आगे चलते यहाँ पे आएगा 2 पाई, यहाँ पे आएगा 2 पाई प्लस अल्फा, और 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से IG1 और IG2 मीन्स हमारा T1 और T2 थारिस्टर्स कंडक्ट यहाँ से करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे पिछले वाले मीन्स M2 रेक्टिफायर में यानी मिड पॉइंट रेक्टिफायर में और इसमें रेक्टिफायर में जो दो बेसिक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, वहां पे एक बार में एक ही थारिस्टर काम कर रहा था T1, और दूसरी बार में नेगेटिव हाफ साइकिल में T2। जबकि यहाँ पे एक साथ में पेयर ऑफ थारिस्टर्स काम कर रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम कर रहा है T1 T2, और नेगेटिव हाफ साइकिल में काम कर रहा है T3 एंड T4। बाकी जो वेवफॉर्म होगा बच्चों एग्जैक्टली वैसा ही कुछ बनेगा। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, वो डिफरेंस आएगा वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर T1 T2, और सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर T3 एंड T4। आप यहाँ से देख रहे हैं, जब मेरा T1 T2 कंडक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में जो T3 T4 है वो रिवर्स बायस है, तो T3 T4 के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा, और T3 T4 के अक्रॉस वोल्टेज कौन सा अपीयर होगा, वही वोल्टेज अपीयर होगा जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए मैंने T1 T2 के लिए वेवफॉर्म बनाया है। यहाँ T1 T2 अल्फा से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है बच्चों, पाई प्लस अल्फा पे, और पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक मेरा T1 T2 ऑफ रहेगा। T3 T4 कंडक्ट करेगा, क्योंकि इस रीजन में कौन कंडक्ट कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, T3 T4, और इस रीजन में कौन कंडक्ट कर रहा है, T1 एंड T2। तो इसीलिए T1 T2 का आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिला, लेकिन इस रीजन में T3 T4 कंडक्ट कर रहे हैं तो मुझे वोल्टेज मिलेगा।
लेकिन आपको याद होगा मिड पॉइंट पे वोल्टेज कितना था, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वीएम, यानी पिक इनवर्स वोल्टेज -2 वीएम था। यहाँ पे पिक इनवर्स वोल्टेज माइनस का वीएम होगा, ये डिफरेंस है। ये दो मेजर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या बताया बच्चों, हमारे पास पेयर ऑफ थायरिस्टर्स काम करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में, और दूसरा मेजर डिफरेंस है पिक इनवर्स वोल्टेज जिसका -वीएम है, जबकि उसका पिक इनवर्स वोल्टेज माइनस का ट्वाइस ऑफ वीएम था। तो इस तरीके से हम देख पा रहे होंगे बच्चों, आर्ली लोड लगाने से कि किस तरीके के वेवफॉर्म में चेंजेस आएगा। बाकी करंट का वेवफॉर्म वैसा ही मिलेगा, कंटिन्यूअस यहाँ करंट मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं बच्चों, कि मैं यहाँ चाहूँ तो करंट का कंडक्शन कंटिन्यूअस करूँ, और मैं यहाँ चाहूँ तो करंट का कंडक्शन डिसकंटिन्यूअस करूँ। तो ये भी आपके एग्जाम में आता है कि कंटिन्यूअस करंट कंडक्शन, डिसकंटिन्यूअस करंट कंडक्शन विथ आरएल लोड क्या होता है। तो जब हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं तो बच्चों वो किस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टर के इंडक्टेंस पे। इंडक्टर के इंडक्टेंस ही यानी लोड ही हमें फोर्सली ऑन करके रख रहा है किसको, T1 T2 को। कहां से कहां तक बच्चों, पाई से पाई प्लस अल्फा तक। सिमिलरली 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक, फिर 3 पाई से 3 पाई प्लस अल्फा तक। तो अगर मैं लोड को इस तरीके से सेट करो कि पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में ही मेरा T1 T2 थायरिस्टर ऑफ हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी बच्चों हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं कि इसका एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अब हम इसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज। वी नॉट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बच्चों, काफी बार हमने वी नॉट कैलकुलेट कर लिया है। तो वी नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। तो 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है बच्चों, फुल वेव है, तो स्वाभाविक है इसका टाइम पीरियड 0 से लेके पाई होगा, तो 1/पाई। कंडक्शन एंगल कितना से कितना है बच्चों, तो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक, तो अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। T1 T2 का ले लो या T3 T4 का ले लो, दोनों का कंडक्शन रेंज सेम ही है। सप्लाई वोल्टेज कितना है बच्चों, Vs, तो अल्फा से पाई प्लस अल्फा Vs डी ओमेगा टी। तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई। Vs की वैल्यू कितनी है बच्चों, Vm साइन ओमेगा टी, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा डी ओमेगा टी। यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों, ओमेगा टी, तो डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। Vm कांस्टेंट है, बाहर ले लूंगा, तो Vm/पाई साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, अल्फा से पाई प्लस अल्फा। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा पाई प्लस अल्फा, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा अल्फा, फिर फाइनली सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2Vm/पाई कॉस अल्फा। बच्चों एग्जैक्टली वही वोल्टेज है जो हमने निकाला था मिड पॉइंट कन्वर्टर में। अब बच्चों हम आरएमएस वोल्टेज की बात कर लेते हैं। आरएमएस वोल्टेज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, ट्रिक बता चुका हूं मैं, एस मीन्स स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे मीन, तो मीन के लिए इंटीग्रेशन कर दिया 1/पाई, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा। फिर क्या करेंगे बच्चों, रूट, तो रूट के लिए लगा दिया पावर 1/2। अब बच्चों इस रूट को अगर इधर भेजेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी Vm स्क्वायर में बाहर ले लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, पहले भी कर चुके इसलिए यहाँ डिटेल में सोल्यूशन में नहीं करा पा रहा हूँ। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और उस तरीके से इसकी फाइनल वैल्यू आएगी VOR यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज का स्क्वायर इक्वल टू Vm स्क्वायर बाई 2। Vm/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए फाइनली, तो इसको लिख सकते हो Vm/√2 को सप्लाई वोल्टेज, दैट इज आरएमएस, दैट इज Vm क्या मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एवरेज, और V नॉट का एवरेज वैल्यू, ये हमारा Vs को हो गया आरएमएस वैल्यू, तो Vs का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज किसके बराबर होगी बच्चों, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। तो VOR इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, Vs। तो इस तरीके से हमने इस सिंगल फेज फुल ब्रीज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर्ली लोड का हमने सर्किट डायग्राम भी समझ लिया कैसे T1 T2 एक बार में काम करते हैं, और अगले हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 T4 काम करते हैं। वेवफॉर्म से आपने समझ लिया कि कैसे इसका ट्रिगरिंग हम करेंगे, इसकी जो करंट होगी वो कैसे कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगी। प्लस साथ में हमने ये भी देख लिया कि इसका जो पिक इनवर्स वोल्टेज है थायरिस्टर के कंडक्शन के लिए, वो जहां मिड पॉइंट पे -2 Vm था, यहाँ पे सिर्फ Vm है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।